मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती है। तभी वहां पर एक राजा अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच जाता है और उसको डांस करता हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से की वजह से वो अपने आदमियों को कहकर उसे घसीटते हुए बाहर लेकर जाता है। देन इस लड़की को कसकर रस्सियों से बांध दिया जाता है और चारों तरफ उसकी लकड़ियां फैला दी जाती है और उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा आता है जिसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था और उसके हाथ में एक आग से जली हुई मशाल होती है और वो उस मशाल से उन लकड़ियों में आग लगा देता है, जिसकी वजह से जलकर उस लड़की की वहीं पर डेथ हो जाती है। यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस करते हैं, जो बंदा उस लकड़ियों में आग लगा रहा था, जिसने वो मास्क पहना हुआ था, वो अपने मास्क को निकाल कर उसी आग के अंदर फेंक देता है और वहां से सभी लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की आग से निकलती है और उसका पूरा शरीर आग का बना हुआ था, यानी कि वो लड़की मर चुकी थी और वो अब उसकी आत्मा थी। अब वो जैसे ही आग से बाहर निकलती है तो वो उसी मास्क को उठाती है और अपने फेस पर लगा लेती है। फिर वो उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसे जलाकर मारा था, यानी कि जिसके हाथ में मशाल थी और जिसने मास्क को आग में फेंका था, और उसके बाद वो उस आदमी को जलाकर बहुत ही भयानक तरीके से मार देती है। और उसके बाद यहीं पर हमारा सीन कट हो जाता है और हमारी कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 200 साल बाद। और अब कहानी के 200 साल बाद यानी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कार्तिक आर्यन को, जो कि रू बाबा के नाम से फेमस था और उसका यही दावा था कि वो भूत प्रेतों से बात कर सकता है। और यहाँ पर उसका साथ देने के लिए उसका एक और दोस्त भी था जिसका नाम था टिल्लो। ये दोनों मिलकर भूत प्रेत भगाने का धंधा किया करते थे। बेसिकली ये दोनों काफी अच्छे फ्रॉड हैं, इनको कुछ भी नहीं आता और ना ही इनको भूत प्रेतों से कोई बात करना आता है, लेकिन फिर भी ये लोगों को अच्छा खासा उल्लू बना करके अपना धंधा बहुत ही अच्छा चला रहे होते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे होते हैं। तभी एक राजा इन लोगों से कांटेक्ट करता है ताकि वो अपने घर से भूत को निकाल सके। और ये दोनों जब वहां पर पहुंचते हैं तो राजा इनको एक फोटो देता है और कहता है कि ये उसकी बेटी की फोटो है और उसकी बेटी की मौत पिछले साल की किसी एक्सीडेंट में हो चुकी है। और वो राजा कहता है कि वो अपनी बेटी से आखिरी बार कुछ बात करना चाहता है। और इतना सुनते ही हमारे रू बाबा यानी रोहान अपना स्कैम चालू कर देते हैं और इस भूत को बुलाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर एक लड़की आ जाती है और इसे देखकर रोहान और टिल्लू बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और डरते डरते यहाँ पर हमारे रू बाबा उस लड़की के लिए अपनी सारी रियलिटी बता देते हैं और कहते हैं कि मैं कोई भूत प्रेतों से बात नहीं करता, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी वो लड़की बहुत तेज हंसने लगती है और बोलती है कि मैं तो अभी जिंदा हूँ। और उसके बाद वो लड़की रू बाबा के लिए एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसने रू बाबा की इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। अब वो रू बाबा को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे और सबको पता चल जाएगा कि तुम्हें कोई भी भूत प्रेत भगाना नहीं आता और ना ही तुम भूत प्रेतों से बात कर सकते हो। लेकिन रोहान उनकी मदद करने से मना कर देता है, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि अगर तुमने हमारा काम किया तो हम तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए देंगे। अब 1 करोड़ की बात सुन करके हमारे रू बाबा उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं और उनका काम करने के लिए हाँ कर देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मीना है और वो एक राजकुमारी है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे रू बाबा मीना के साथ उसके गांव आ जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग गांव में पहुंचते हैं तो गांव के सारे लोग रू बाबा को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। रू बाबा कहते हैं कि ये सभी लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं, तो मीना कहती है तुम्हें सब पता चल जाएगा। खैर फाइनली ये लोग महल के सामने पहुंच जाते हैं। रू बाबा महल को देखकर बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं। उनको लगता है इतना बड़ा महल और इसमें हम लोग रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। महल के जस्ट सामने हम एक तबेले को देखते हैं और उसी के अंदर मीना और उसकी पूरी फैमिली रह रही होती है और रू बाबा को भी उस तबेले के अंदर लेकर जाया जाता है। अंदर जाने के बाद रू बाबा के लिए खाने का ऑफर दिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसे एक रोटी, प्याज और थोड़ा सा नमक दिया जाता है। ये देखकर रू बाबा बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे। अंदर हमें एक सीन में देखने को मिलता है कि घर के सभी लोग एक टूथपेस्ट के लिए झगड़ा कर रहे थे, यानी कि एक टूथपेस्ट को ये लोग 1 साल तक चलाते थे। अब ये सभी लोग इस तबेले के अंदर इसलिए रह रहे थे क्योंकि इस महल में एक भयानक आत्मा रहती थी जो किसी को भी महल के अंदर नहीं आने देती थी। इसी वजह से सभी लोगों ने इस महल को छोड़ दिया था और महल के बाहर एक तबेले में अपना जीवन जी रहे होते हैं। तभी रात हो जाती है और रात को एक राज पुरोहित रोहान से मिलने के लिए आते हैं और वो हमारे रू बाबा को इस महल के अंदर लेकर जाते हैं। महल के अंदर जाते समय हमारे रू बाबा बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका था कि इस महल के अंदर बहुत ही खतरनाक आत्मा रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर जाते ही रोहान को एक बड़ा सा चित्र देखने को मिलता है जहां पर उसके ही शक्ल की एक फोटो लगी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। खैर ये सब देखने के बाद राज पुरोहित रू बाबा के लिए इस महल का पूरा इतिहास बताने लगते हैं और वो बताते हैं कि ये जो फोटो तुम्हें दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल से मिलता है, ये यहाँ के राजकुमार थे जिनका नाम था देवेंद्र दास और वो आज से 200 साल पहले इस राज्य का राजकुमार था और रोहान वही राजकुमार है जो कि पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। और फिर राज पुरोहित उसको मंजुलिका नाम की एक लड़की के बारे में बताते हैं जो कि इस राज्य की राजकुमारी थी और यहाँ की इकलौती बारिश भी। राजा के मरने
मरने के बाद सारा राजपाट उसी का होने वाला था। लेकिन तभी राजा को अपनी किसी दासी से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम देवेंद्र दास रखा जाता है, जिसे देखकर मंजुलिका के दिल में बहुत ही ज्यादा नफरत बन जाती है और उसके 20 साल के बाद सारा राजपाट राजकुमार देवेंद्र दास के लिए दे दिया जाता है और देवेंद्र दास को वहां का राजा बना दिया जाता है। अब ये सब देखकर मंजुलिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी नफरत इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक खंजर लेती है और उस खंजर से अपने भाई देवेंद्र दास की हत्या कर देती है, जिससे राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उसे घसीटते हुए महल से बाहर लेके जाता है, लकड़ियां इकट्ठा करता है और उसको जिंदा जला देता है। ये वही वाला सीन है जो अपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन यहाँ पर हमारी मंजुलिका रानी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मरने के बाद भी हमारी मंजुलिका जग जाती है, यानी भूत बन जाती है और उसके बाद जिन सिपाहियों ने उसको मारा था सबको मार देती है, साथ में राजा को भी मार देती है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ के जो राज पुरोहित है वो यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ से पवित्र तेल निकलता है, जिसकी मदद से वो उस भूत को वहीं पर बांध देते हैं और उसे इस कमरे में बंद कर देते हैं और उसके बाद उस कमरे को काफी सारे मंत्रों की मदद से बंद कर देते हैं ताकि वो कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। खैर, इसी फ्लैशबैक के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और राज पुरोहित रोहान के लिए उसी बंद कमरे को दिखाते हैं जिसमें मंजुलिका कैद थी और वो उससे कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी वाले दिन तुम्हें इस कमरे को खोलना है, तुम ही ऐसे इकलौते हो जो इस आत्मा से हमें मुक्ति दिला सकते हो, इसीलिए तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। ये सारी चीजें सुनकर तो हमारे रूह बाबा काफी डर जाते हैं और वो राज पुरोहित से कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इस पर राज पुरोहित कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी कि इस राज परिवार से कोई ना कोई वापस जन्म लेगा और वो मंजुलिका का अंत करेगा। खैर, ये सारी चीजें होने के बाद हम देखते हैं कि सारे घर वाले तबेले को छोड़कर महल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और साथ में रूह बाबा भी महल के अंदर शिफ्ट हो जाता है और ये सभी लोग महल के अंदर रहने लगते हैं और इनकी स्थिति पहले के अकॉर्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। खैर, गांव में एक फंक्शन किया जाता है जिसके अंदर ये सभी लोग जाते हैं और यहाँ पर काफी अच्छा डांस वांस चल रहा होता है। अब इधर तो एक तरफ डांस चल रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस राजमहल का दरवाजा खुद से खुल जाता है और उसमें से एक औरत बाहर निकलती है जिसकी शैडो हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। खैर, उसके बाद सुबह हो जाती है और यहाँ पर विद्या बालन को हमें दिखाया जाता है जो कि महल के सभी लोगों से मिलने के लिए महल के अंदर आती है और वो इन सभी के लिए अपना नाम मल्लिका बताती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मल्लिका को मीना ने बुलाया था ताकि वो इस महल को वापस से पहले जैसा बना सके। और अब रात में रोहान सो रहा होता है, तभी उसको कुछ अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। कभी रोहान को रेडियो से मंजुलिका की आवाज आने लगती है तो कभी देवेंद्र नाथ का फोटो खुद से जलता हुआ नजर आता है। इस तरीके से यहाँ पर रोहान के साथ काफी सारे डरावने इंसिडेंट्स हो रहे थे। एक दिन रोहान और मीना महल के अंदर होते हैं, तभी उनको किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और ये लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए उसी गेट पर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर मंजुलिका को कैद करके रखा हुआ था। ये दोनों देखते हैं कि उसका ताला टूटकर नीचे गिरा हुआ है और सामने मंजुलिका खड़ी है। ये दोनों ये देखकर काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर मल्लिका आ जाती है और उस भूत को एक चाटा मारती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये कोई भूत नहीं है बल्कि ये तो पंडितानी है, यानी कि पंडितानी है, जो कि बेसिकली इस मूवी के कॉमेडी कैरेक्टर्स हैं जो कि हमने पिछली वाली मूवियों में भी देखे हैं। और इन लोगों के साथ छोटा पंडित भी है। तभी वो रोहान और मीना को सारी बातें बताते हैं कि इस महल में कोई भी भूत नहीं है। जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो इस रूम का दरवाजा खुला हुआ था और इन तीनों के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, जिस वजह से इन तीनों ने सोचा कि इस महल के अंदर तो कोई मंजुलिका के डर की वजह से आता नहीं है और इसीलिए इन तीनों ने इसी घर में रहने का डिसाइड किया और इन तीनों ने मंजुलिका के दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और इसी महल के अंदर रहने लग गए। और जब भी कोई इस महल के अंदर आता तो ये तीनों मिलकर उसे डराने लग जाते थे और सभी को लगता था कि यहाँ पर मंजुलिका की आत्मा रहती है। अब ये पंडित अपनी सारी बातें रोहान के लिए बता रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि मल्लिका की बॉडी में कुछ अजीब सा बिहेव होता है और मल्लिका का बर्ताव बिल्कुल ही बदल जाता है और वो अजीब सी चीजें बोलने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो नॉर्मल हो जाती है। खैर, अब यहाँ पर हमारे रूह बाबा को यहाँ से जाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है और उसको अब ट्रस्ट भी हो गया था कि इस महल के अंदर कोई भी भूत नहीं है, ना ही कोई मंजुलिका है, बल्कि ये तो पंडित लोग सभी को मिलकर डरा रहे होते हैं। तभी वो सभी लोगों को बुलाता है और अनाउंसमेंट करता है कि हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए दुर्गा अष्टमी तक रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इस दरवाजे को कल ही खोलूंगा। और उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे रूह बाबा कुछ फेक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसके बाद जाकर के उस गेट को खोल देते हैं और यहाँ पर कोई भी भूत बिल्कुल भी नहीं आता है और सभी को लगता है कि रूह बाबा ने मंजुलिका को भगा दिया है और इस तरीके से पूरे गांव वालों को तसल्ली मिल जाती है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि मल्लिका एक दीवार की तरफ देख रही होती है, तभी उस दीवार में क्रैक पड़ते हुए हमें नजर आते हैं और वो दीवार अपने आप टूटकर बिखर जाती है, जिसकी आवाज से यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां से निकलने का एक और रास्ता भी है। ये लोग उस रास्ते को फॉलो करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, यानी कि बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये देखते
हैं कि यहाँ पर एक खुफिया दरवाजा है और वो दरवाजा वो सारी चीजों से बना हुआ है जो कि मंजुलिका के गेट पर बंधी हुई थी। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि दोनों दरवाजे सेम है और दोनों ही दरवाजों को मंत्रों से बांधा गया है। अब ये सारी चीजें जानने के लिए यहाँ पर राज पुरोहित जी को बुलाया जाता है और राज पुरोहित जैसे इस दरवाजे को देखते हैं तो काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम एक ही महल में दो दरवाजे कैसे हो सकते हैं। राज पुरोहित कहता है कि गलती से भी इस दरवाजे को मत खोलना, मैं ग्रंथालय जा रहा हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ और उसके बाद पता लगाता हूँ कि ये दरवाजा किस चीज का है। उससे पहले इस दरवाजे को बिल्कुल मत खोलना। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हमारे रोहान और मीना के बीच प्यार भी स्टार्ट हो गया था। उन दोनों की लव स्टोरी भी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। खैर उसके बाद एक दिन मीना सभी लोगों को बताती है कि एक औरत है जो इस महल को 1000 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। ये वाली बातें सुनकर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खैर यहाँ पर हमारे रोहान को यहाँ से जाने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है और वो इसी बात का फायदा उठाकर राजा साहब के पास जाता है और कहता है कि हमें राज पुरोहित जी का वेट नहीं करना चाहिए और हमें उस वाले गेट को भी जल्दी से खोल देना चाहिए जिससे कि ये महल जल्दी से जल्दी बिक जाए और उसके अंदर भी कोई भूत भूत नहीं है, क्या पता वहां पर खजाना पड़ा हो। रोहान की ये बातें सभी लोग मान जाते हैं और वो लोग इस दरवाजे के पास जाते हैं। रोहान दरवाजे के बाहर लगी सारी मंत्रित रस्सियों को खोल देता है और उसके बाद उस गेट को खोल देता है। अभी वहां पर पुरोहित जी आ जाते हैं और वो सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है क्योंकि मैं अभी अभी ग्रंथालय से आया हूँ और अब मुझे सारा सच पता है। राज पुरोहित जी कहते हैं कि मंजुलिका की एक बहन भी थी जिसका नाम था अंजुलिका और वो मंजुलिका से भी ज्यादा जिद्दी और पावरफुल थी और इन दोनों बहनों ने मिलकर राजकुमार देवेंद्र दास की हत्या की थी। उसके बाद अंजुलिका का नाम इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। इसके अलावा अंजुलिका के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। खैर उसके बाद हमारी कहानी इस फ्लैशबैक के बाद प्रेजेंट में आती है और तभी वहां पर एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की और माधुरी दीक्षित मैडम अपना नाम बताती है मंदिरा और वो अपने आप को दूसरे राज्य की राजकुमारी कहती है और इनको मीना ने यहाँ पर बुलाया था ताकि वो इस महल को खरीद सके। लेकिन मंदिरा उसे बोलती है कि मैं इस महल को आज नहीं खरीदूंगी बल्कि मैं इस महल को दुर्गा अष्टमी वाले दिन खरीदूंगी। तभी वहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में कौवे आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और धीरे धीरे करके सारे कौवे मरने लगते हैं और मर के महल के आंगन में गिरने लगते हैं और इसी तरीके से उस महल के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीबे चीजें होने लगती है जो हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। उसके बाद पुरोहित जी राजा से कहते हैं कि हमें यहाँ पर महायज्ञ करना पड़ेगा जो कि मेरे पूर्वजों ने किया था क्योंकि मंजुलिका की आत्मा यहाँ पर आ चुकी है और मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स दिखाए जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे राज पुरोहित जी महायज्ञ का आयोजन कर रहे होते हैं और यज्ञ करके वो उस यज्ञ से पवित्र तेल निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर पवित्र तेल तो रेडी हो चुका था और अब इन सभी को इंतजार था मंजुलिका का। सारे घर वालों को और रोहान को मंदिरा पर डाउट था। उनको लग रहा था कि मंदिरा ही मंजुलिका है और ये तेल लेकर के रोहान मंजुलिका के सामने जाता है यानी मंदिरा के सामने जाता है और कहता है कि तुम ही मंजुलिका हो। तभी पीछे से मल्लिका आ जाती है और मंदिरा पर हमला कर देती है और उसे बाल पकड़कर ऊपर खींच ले जाती है और यहाँ पर हमें मंदिरा और मल्लिका के बीच में काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती है। दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों ही मंजुलिका है यानी कि दोनों ही आत्माएं हैं। तभी यहाँ पर हमारे रू बाबा थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं और मल्लिका के चारों ओर तेल गिरा देते हैं जिसकी वजह से मल्लिका के शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगती है। अब यहाँ पर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। फाइनली मंजुलिका जल रही थी लेकिन तभी यहाँ पर एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ से हमारी मंदिरा मैडम अपने फुल आक्रोश में आ जाती है। उन्हें देखकर लग रहा था कि अब इसके अंदर मंजुलिका आ चुकी है और यहाँ पर मंदिरा काफी डरावनी हंसी हंसती है। उसकी इस तरह की एक्टिविटीजों को देख के सभी लोग जल्दी से मल्लिका को आग से सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि इन दोनों में से एक्चुअली कौन सी मंजुलिका है। अब यहाँ पर फाइनली मंदिरा सभी को बताती है कि हम दोनों में से कोई भी भूत नहीं है, हम दोनों ही नॉर्मल इंसान हैं और हमें पिछले अपने पास्ट के बारे में कुछ फ्लैशबैक आए थे जिसकी वजह से हम इस महल के अंदर आ गए हैं और ये दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आत्मा अचानक से बाहर निकलती है जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ होता है और वो हवा में उड़ने लगती है। अब जैसे ही हमें उस आत्मा का चेहरा दिखाया जाता है तो सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी शॉक्ड हो गए थे जब इस मूवी को देख रहे थे। अब उस आत्मा के चेहरे से वो मास्क हटता है तो हमें उसमें देवेंद्र नाथ का चेहरा दिखाई देता है यानी कि वो आत्मा राजकुमार देवेंद्र नाथ की। और उसके बाद यहाँ पर इस मूवी के सारे राज खुल जाते हैं। तो हमें इसमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि राजकुमार देवेंद्र नाथ को नृत्य करने का बड़ा ही शौक था और वो नृत्य करने के लिए औरतों की तरह तैयार हो रहा था और ये दोनों बहनें यानी अंजुलिका और मंजुलिका राजकुमार देवेंद्र नाथ को मारने के लिए गई थी। अभी ये राजकुमार देवेंद्र नाथ को औरतों की तरह
तैयार होता हुआ देख लेती हैं और उसे मारने का प्लान छोड़ देती हैं। उसके बाद ये अपने भाई से जाकर कहती हैं कि हम तो तुम्हारी बहनें हैं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें नृत्य करने का शौक है। हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे और तुम आराम से नृत्य करो, हम किसी से भी इस बारे में नहीं बताएंगे। उसके बाद हमें मेल वर्जन आमी जे तुम्हार गाना दिखाया जाता है, जहां पर ये राजकुमार नृत्य कर रहा होता है और ये दोनों बहनें उसके लिए गाना गा रही होती हैं। तभी चुपचाप से ये दोनों बहनें अपने पिता के पास जाती हैं और जाकर के अपने भाई की सारी सच्चाई बता देती हैं। अब जैसे ही पिता अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो अपने बेटे को इस तरीके से नृत्य करता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वो सिपाही उसको पकड़ करके बाहर घसीटते हुए लेकर जाते हैं और उसके बाद देवेंद्रनाथ को जिंदा जला दिया जाता है। सो गाइस, ये वही वाला सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ था जिसको घसीटते हुए जिंदा जलाया गया था। उसके बाद जलती हुई आग से देवेंद्रनाथ की आत्मा निकलती है, मास्क को अपने चेहरे पर लगा करके सभी को मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुम अपने भाई की सच्चाई को मुझे अकेले भी बता सकती थी, लेकिन तुम लोगों ने जानबूझकर सबके सामने मुझे ये सब बताया और मेरा अपमान किया। इसी वजह से राजा अपनी दोनों राजकुमारियों को राज्य से बाहर निकाल देता है और अपनी राज्य की इज्जत बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाता है कि मंजुलिका ने अपने भाई को मारने की कोशिश की, इसी वजह से हमने उसे जिंदा जला दिया और उसकी आत्मा को कमरे में कैद कर दिया। असल में जो असली आत्मा थी उस राजकुमार की, उसको बेसमेंट में कमरे में कैद किया गया था और दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठा कमरा ऊपर बनाया गया जिसमें नकली तरीके से मंजुलिका की आत्मा को कैद किया गया। इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और राज पुरोहित जी उस पवित्र तेल को मंदिरा और मल्लिका के लिए देते हैं और कहते हैं कि इसे इस राजकुमार के ऊपर डाल दो जिससे कि हमें इसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मंदिरा और मल्लिका ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, वो उस तेल को फेंक देते हैं और अपने भाई से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं जो पिछले जन्मों में उसने उसके साथ किया था। अब जैसे ही ये दोनों अपने भाई से माफी मांगती है तभी इस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। यानी कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाने का केवल एक ही रास्ता था कि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो, जो कि फाइनली हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर मैं अपने पर्सनल रिव्यू की बात करूं तो मुझे इस वाली मूवी से भूल भुलैया और भूल भुलैया 2 ज्यादा अच्छे लगे। ये वाली मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, बस इसका जो लास्ट का पार्ट है 15 मिनट का वो ठीक ठाक मुझे लगा। खैर, इसी के साथ हमारी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।